Hello everyone, welcome back to my channel The Science Trench। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल और साथ ही साथ हमने सेल मेम्ब्रेन को भी डिटेल में पढ़ा था। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। क्या है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? बेसिकली एक यूकैरियोटिक सेल में जो है बहुत सारे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनील्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो है कुछ फंक्शंस करते हैं, तो उनको एक सिस्टम के फॉर्म में माना जाता है। उसी तरह एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़, लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स, ये चारों जो है एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी शो करते हैं, इसीलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। बाकी ऑर्गेनील्स जो है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल, ये सब जो है ऑर्गेनील्स तो है, इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, बट वो इनके साथ कोऑर्डिनेटेड मिलजुल कर फंक्शन नहीं करते, इसीलिए जो है उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं माना गया है। बट ये चारों ऑर्गेनील्स जो है इनको कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम इनको इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? बेसिकली डायग्राम को देख के लगता है कि ओ माय गॉड ये कितना कॉम्प्लेक्स है, बट नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही सिंपल सा सेल्यूलर ऑर्गेनील है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? बेसिकली ये है आपका न्यूक्लियस, दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स, ओके। और न्यूक्लियस के अराउंड यूकैरियोटिक सेल में जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये आउटर बाउंड्री है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूड जो है इस तरह से ये इलॉन्गेशंस, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जो कि सेल्यूलर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, बेसिकली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कह सकते हैं हमको, जो साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से इस तरह स्कैटर्ड होके प्रेजेंट होता है, तो इनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? हम लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में जो है एवरी डे सेवरल नंबर ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए हमारी बॉडी में। ये प्रोटीन का सिंथेसिस जो है राइबोसोम्स करते हैं और वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ओके। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दीज स्मॉल बॉडीज आर राइबोसोम्स। ये जो रेड कलर की बॉडीज़ है इनको बोलते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। बेसिकली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं? बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस, मतलब इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर इसको डिस्टिंग्विश किया गया है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस रफ है उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस स्मूथ है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी इनको कैसे पता कि रफ कौन सा और स्मूथ कौन सा सरफेस है, इतने माइन्यूट इसका। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, वो राइबोसोम्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक रफ सरफेस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जिस पर राइबोसोम्स है दिस इज ऑल्सो, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है जिस पे राइबोसोम्स नहीं है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब दो टाइप्स किए हैं तो क्या इनके फंक्शंस सेम होंगे? नहीं, इनके फंक्शंस थोड़े से डिफरेंट हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और मैंने कहा राइबोसोम्स का सबसे मेजर फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस में कंट्रीब्यूट करना।
सो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है ये डिफरेंट टारगेट्स पे डेस्टिनीड होता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि अगर प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है तो वो वहीं पे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हो। अदर सेल्यूलर ऑर्गेनील्स को भी अलग अलग फंक्शन करने के लिए प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। सेवरल टाइम्स जो है प्रोटीन्स को गोल्गी बॉडीज़ में भी ट्रांसफ़र किया जाता है। सो बेसिकली गोल्गी बॉडीज़ में ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले जो है राइबोसोम्स से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन को ट्रांसफ़र किया जाता है और ये है राइबोसोम्स से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ट्रांसफ़र किया जाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन, ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रही है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। बेसिकली ये जो है ये इस तरह से नहीं होता है, ये इस तरह से होता है स्ट्रक्चर। ये पूरी वॉल होती है जहाँ पर जो है ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर वैसा होता है। तो ये एक ल्यूमेन क्रिएट हो जाता है इन फोल्ड्स के बीच में, जो है ये पूरा एम्प्टी स्पेस होता है दो फोल्ड्स के बीच में। तो उसमें प्रोटीन्स को पहले ट्रांसफ़र किया जाता है और ये जो ल्यूमेन है इस ल्यूमेन में जो है प्रोटीन का फोल्डिंग, मॉडिफिकेशन और असेंबली होता है। क्या होता है इसमें? फोल्डिंग, मॉडिफिकेशन और असेंबल होते हैं प्रोटीन्स। तो असेंबली होता है ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रोटीन्स को गोल्गी बॉडीज़ में ट्रांसफ़र किया जाता है। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियर एनवेलप के या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बहुत ही पास है, तो इसका एक बहुत ही स्पेशल एडवांटेज है। वो क्या है कि अगर कभी प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त जो है कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ मैल फंक्शनिंग हो जाता है, कुछ गलत प्रोटीन्स बनने लग जाते हैं, तो ये जो है इमीडिएटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थ्रू न्यूक्लियस को जो है वो सिग्नलिंग कर सकता है। समटाइम्स क्या होता है कि प्रोटीन्स जो है वो मिसफोल्डेड, मतलब गलत तरीके से फोल्ड या फिर अनफोल्डेड हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि एक इमीडिएट अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स, जिसको UPR बोलते हैं, अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स, एक्टिवेट होता है। और ये क्या करता है? बेसिकली ये ट्रिगर करता है प्रोटीन सिंथेसिस में रिडक्शन। इसकी वजह से क्या होता है पता है? प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो रिड्यूस हो जाता है और बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस होने के बाद जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो फोल्डिंग कैपेसिटी है उसको एनहांस करता है, ताकि अनफोल्डेड प्रोटीन्स जो है वो फटाफट से फोल्ड हो सके। और साथ ही साथ ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन भी करता है। मतलब क्या कि जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स वगैरह है उनको जो है ये सडनली जो है मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले ही डिग्रेड कर सके। तो इस तरह जो है एक बैलेंस्ड एक्शन मेंटेन होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन जो है वो प्रॉपरली काम करता है। अब हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो देख लिया, बट व्हाट अबाउट दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इसका क्या काम है, ये क्यों डिफरेंट है? सो बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस पर कोई राइबोसोम्स नहीं होते। बिकॉज कोई राइबोसोम्स नहीं होते तो ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। तो फिर ये क्या करता है? सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है और राइबोसोम्स आर दी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड को सिंथेसाइज करता है इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स। कुछ सेल्स में जो है ये कोलेस्ट्रॉल से जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन्स भी सिंथेसाइज करता है। लिवर सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है
वो बॉडी को ड्रग्स और हार्मफुल केमिकल्स से डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, बेसिकली हमारी बॉडी में जो स्ट्रेटेड मसल सेल्स होते हैं उनमें जो है कैल्शियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेट करता है। ओके, सो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर दिखने में कॉम्प्लेक्स है, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बेसिकली 1945 में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक लेस लाइक रेटिकुलम कहा गया था। कुछ सेल बायोलॉजिस्ट थे, कीथ पोर्टर, एल्बर्ट क्लॉड और अर्नस्ट फुलमैन। इन्होंने जो है सबसे पहली 1945 में सबसे पहली जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर की इमेज दी इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। बट लेट 1940s और 1950s में जो है कीथ पोर्टर और उसके कलीग्स ने ऑलरेडी द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ऑर्गेनील को दे दिया था। सो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखते हैं गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़ जो है उनको गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपैरेटस भी कहा जाता है। बेसिकली 1898 में कैमिलियो गोल्गी ने जो है सबसे पहले न्यूक्लियस के पास में एक बहुत ही डेंसली स्टेन, मतलब डार्क स्टेन हुए ऑर्गेनील को या रेटिकुलम को ऑब्जर्व किया, ट्यूबुलर नेटवर्क्स को ऑब्जर्व किया, जिसको आगे चल के जो है आफ्टर कैमिलियो गोल्गी गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडीज़ कहा गया। सो बेसिकली गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस जो है वो एक सीरीज ऑफ सैक लाइक पाउचेस है जो वन आफ्टर दी अदर अरेंज्ड होते हैं। इसको बोलते हैं सिस्टर्ने। ठीक है, सो ये वन आफ्टर दी अदर पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अरेंज्ड होते हैं। गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे कि हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होता है राइबोसोम्स के प्रेजेंस की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उसके बाद वो प्रोटीन्स को डिफरेंट ऑर्गेनील्स में या डिफरेंट पार्ट्स में जो है ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए गोल्गी बॉडीज़ जो है एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो गोल्गी बॉडीज़ जो है बेसिकली इनको 3 प्राइमरी कंपार्टमेंट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज़ सिस कंपार्टमेंट या फिर इनको बोलते हैं सिस सिस्टर्ने, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डायरेक्टली फेस्ड होते हैं। जैसे ही इधर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स आए तो वो डायरेक्टली सिस कंपार्टमेंट के थ्रू गोल्गी बॉडीज़ में एंटर करेंगे। नेक्स्ट है मेडियल कंपार्टमेंट जो बीच वाले सिस्टर्ने होते हैं, और द लास्ट इज ट्रांस कंपार्टमेंट जो लास्ट में प्रेजेंट होता है, जहाँ से प्रोटीन्स जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन्स जो है पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिलीज आउट किए जाते हैं। सो हमको पता है कि राइबोसोम्स से प्रोटीन्स जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो ट्रांसफ़र होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में, और ल्यूमेन से वे ट्रांसफ़र किए जाते हैं गोल्गी बॉडीज़ में। सो सपोज दिस इज से द एंड ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ से सिस कंपार्टमेंट या सिस सिस्टर्ने में आने से पहले जो है उन प्रोटीन्स या लिपिड्स को एक कंपार्टमेंट से गुजरना पड़ता है जिसको बोलते हैं वेसिक्युलर ट्यूबुलर क्लस्टर। वेसिक्युलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या फिर क्लस्टर
ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे स्मॉल वेसिकल्स के फॉर्म में फ्यूज्ड वेसिकल्स होते हैं वो, जैसे कि ये वेसिकल्स हैं जिनसे प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट किया गया है जो फर्दर ऑर्गेनील्स में जाएंगे। उसी तरह यहाँ से भी वेसिकल्स के फॉर्म में प्रोटीन्स को रिलीज़ किया जाता है जो कि बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू सिस कंपार्टमेंट में पहुँचता है। आफ्टर द प्रोटीन रीचेस सिस कंपार्टमेंट, उसके बाद इस सिस फेस सिस्टर्ने के ल्यूमेन में, ये जो है रेड कलर का पोर्शन, इट इज ल्यूमेन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ल्यूमेन। ये हो गया ट्रांसिस्टर्ने का ल्यूमेन, ये हो गया सिस सिस्टर्ने का ल्यूमेन। तो ये ल्यूमेन के अंदर जैसे ही प्रोटीन्स यहाँ पर पहुँचते हैं वेसिकल्स के फॉर्म में, तो यहाँ से फिर जो है ये ल्यूमेन के अंदर वो प्रोटीन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। जब ये प्रोटीन सिस सिस्टर्ने से ट्रांस सिस्टर्ने की तरफ कैरी होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं, तो साथ ही साथ जो है उनमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन होता है और उनको कौन से साइट पे डिलीवरी करनी है, ओके, वो भी मार्किंग किया जाता है। और फाइनली जब ये प्रोटीन्स ट्रांस कंपार्टमेंट में या ट्रांस सिस्टर्ने में पहुंचते हैं, तो उसके बाद जो है उनका पैकेजिंग किया जाता है फाइनली, और फिर अदर ऑर्गेनील्स में पहुंचाने के लिए उनको रिलीज़ किया जाता है इन वेसिकल्स के फॉर्म में, ये सेकेंडरी वेसिकल्स। ये जो है वो है न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स। और ये जो है ये है ट्रांसपोर्टिंग इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, मतलब जो प्राइमरी या फिर हम कह सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स आए हैं वो इन वेसिकल्स के फॉर्म में आते हैं और फिर ये सिस सिस्टर्ने में पहुंचते हैं, ओके। समटाइम्स ये जो सेकेंडरी वेसिकल्स है इनको जो है एक्सोसाइटोसिस के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है, मतलब सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था तो हमने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था, तो वो जो है रिसेप्टर स्पेसिफिक वेसिकल्स होते हैं जहाँ पर उनको जाके बाइंड अप होना है, वो रिसेप्टर्स को वो जाके बाइंड होंगे और अपनी एक्सोसाइटोसिस की एक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है। और ये गोल्गी एपैरेटस जो है वो ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स या लिपिड्स करता है, बट इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। सो दिस वाज गोल्गी बॉडीज़। अब हम देखते हैं लाइसोसोम्स। सो लाइसोसोम्स जो है वो बेसिकली एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमने अभी देखा था कि गोल्गी अपैरेटस में से सेकेंडरी वेसिकल्स के फॉर्म में जो है प्रोटीन्स अलग अलग ऑर्गन पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसी तरह लाइसोसोम्स जो है वो भी वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स है, वेसिकल्स के फॉर्म में रिलीज़ किए जाते हैं, लेकिन ये जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मतलब क्या, जो हाइड्रोलाइज करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ होते हैं। बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, इन सबको ब्रेक डाउन करने के लिए जो है इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का यूज़ होता है। इसका लाइसोसोम्स में क्या काम या हमारी बॉडी के अंदर क्या काम, बेसिकली बहुत सारे ओल्ड सेल पार्ट्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिनको डिस्ट्रॉय करना या डाइजेस्ट आउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी वजह से जो है लाइसोसोम्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, या हम कह सकते हैं कि सेल के स्ट्रक्चर में। ये लाइसोसोम्स जो है दे आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन करता है। लाइसोसोम्स के अंदर प्रोटॉन पंप होता है मेम्ब्रेन पे, जिसकी वजह से जो है वो लाइसोसोम्स के अंदर या वो वेसिकल के अंदर जो है एक एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन रखता है। और जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। एक सेकेंड, लेट मी मेंशन, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है इनमें।
और इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल से लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। लाइपेजेस मतलब जो लाइपेज के ब्रेकडाउन के लिए यूज़ होता है, प्रोटीएजेस मतलब जो प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन के लिए यूज़ होता है, और कार्बोहाइड्रेजेस मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन के लिए यूज़ होता है। ये सारे एंजाइम्स जो है वो एसिडिक कंडीशंस में ही एक्टिविटी शो करते हैं, इसीलिए जो है ये लाइसोसोम के अंदर या उसके मेम्ब्रेन के अंदर ही एक्टिव होते हैं और वहीं पे अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं। अब हम सोचेंगे कि एसिडिक एनवायरनमेंट की क्या ज़रूरत है, उसको मेंटेन रखने की क्या ज़रूरत है, नॉर्मली भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। सो कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है सेल्स गलती से रप्चर हो जाते हैं। अगर सपोज लाइसोसोम्स रप्चर हो जाए तो फिर जो है वो एसिडिक या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर स्प्रेड अप होने लग जाएंगे और दूसरे सेल्स के साथ साथ बाकी प्रोटीन्स वगैरह को भी डिग्रेड करने लग जाएंगे। इसीलिए एसिडिक एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो लाइसोसोम्स जो है वो अगर गलती से रप्चर हो भी जाते हैं तो भी बाकी सेल के एनवायरनमेंट को या बाकी हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है उनको रैंडमली डिग्रेड करना शुरू ना कर दे। इसीलिए एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर उनकी एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से अगर गलती से लाइसोसोम्स रप्चर भी हो जाते हैं तो भी सेल खुद को सेल्फ डिग्रेड नहीं करता, क्योंकि रप्चर होने की वजह से उनकी एक्टिविटी ही नहीं होती। सो लाइसोसोम्स जो है वो 1950 में एक बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट थे, क्रिस्टियन रीनी दे ड्यूफ। उन्होंने जो है लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था 1950 में। उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन भी मिला था। और ये लाइसोसोम्स जो है वो भी हमने अभी पढ़ा था कि गोल्गी अपैरेटस का ट्रांस सेक्शन होता है, ट्रांस कंपार्टमेंट होता है। सो इस कंपार्टमेंट से जो है ये लाइसोसोम्स ओरिजिनेट हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बड ऑफ होते हैं, बड्स की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। सो दिस वाज दी लाइसोसोम्स। अब हम देखते हैं वैक्यूल्स के बारे में। सो वैक्यूल्स क्या है? बेसिकली वैक्यूल्स एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जो भी सारी चीज़ें सेल के लिए यूज़फुल नहीं होती, से सपोज वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और एनी अदर मटेरियल्स, तो वो सारे जो है वैक्यूल्स में स्टोर करके रखे जाते हैं। वैक्यूल्स जो है बेसिकली एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल में जो है वो अबाउट 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल जो है वो वैक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि लार्ज बल्क अक्यूमुलेट करने की बजाय उनको ऐसे ही जो है एक लार्जर साइज़ भी मिल जाता है, और ज़्यादा बल्क नहीं होने की वजह से उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। प्लांट सेल्स में जो है टोनोप्लास्ट क्या करता है, तो लार्ज नंबर ऑफ आयन्स और बहुत सारे मटेरियल्स को जो है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वैक्यूल में सिग्निफिकेंटली हायर होता है एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो ये जो है स्टोरेज करता है किसका? ऑफ नॉन यूजफुल मटेरियल्स। ठीक है, वो चाहे वाटर हो या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो या व्हाटएवर। उसके बाद प्लांट सेल्स में जो है अबाउट 90% सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इसके अराउंड,
जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये अभी हमने देखा कि टोनोप्लास्ट जो है प्लांट सेल्स में फैसिलिटेट करता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अमीबा में जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। लेट मी मेंशन, अमीबा में जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो उसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर फेंकने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करता है, ठीक है। उसी तरह प्रोटिस्ट जो है उनमें फूड वैक्यूल्स होते हैं जो फूड करने के लिए उनको हेल्प करते हैं। सो इस तरह जो है वैक्यूल्स स्टोरेज करते हैं नॉन यूजफुल मटेरियल्स का, उनको थ्रू आउट करने में भी हेल्प करते हैं और उनका ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी होता है। तो दिस वाज अबाउट वैक्यूल्स, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, विच कंसिस्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे हम। होप आप सबको ये वीडियो समझा होगा। इफ़ यू गाइज हैव अंडरस्टूड, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, share this video among your friends and definitely subscribe to my channel and stay tuned for the next video.